नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। भूगोल अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपको भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र को बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। और जो एशिया का पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, तो इसमें जापान, कमचटका, प्रायद्वीप, इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक भूकंप आने का कारण है वो ये है कि ये क्षेत्र जो है वो विनाशात्मक सीमांत के सहारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नांकित में से पातालीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सी चट्टान है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। बैसाल्ट ऐसी आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण धरातल पर होता है। डोलोमाइट अवसादी और स्लेट रूपांतरित चट्टान होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट मध्यपिंड की सहायता से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया था? तो ये जो सिद्धांत संबंधित है ये है कोबर से संबंधित। आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कोबर ने कहा था कि संपीड़न बल अगर सामान्य हो तो भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो श्रेणियों का निर्माण होता है और जो बीच का भाग अप्रभावित रहता है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे पिंड को इन्होंने मध्य पिंड का नाम दिया था। अगला सवाल है कि डेविस के अपरदन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति संबंधित है? तो डेविस के अपरदन चक्र में कौन सी स्थलाकृति संबंधित है? तो ये है पेनी प्लेन। आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा। डेविस ने अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित आकृति विहीन मैदान को संप्रदाय मैदान या संप्राय मैदान या इसी को पेनी प्लेन कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? ये आसान सा सवाल है। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या बी, स्ट्राम्बोली। अब इसके बारे में अगर आप जानें तो भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्राम्बोली और यहाँ से हमेशा गैसें प्रज्वलित होती रहती हैं। इसी कारण इसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, चूँकि ये एक जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रेगिस्तानी क्षेत्र में क्षत्रक शिला की रचना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण होता है अपघर्षण का। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू मिश्रित वायु की अपघर्षण क्रिया के द्वारा क्षत्रक शिला, यानी कि इसको गारा भी कहते हैं, क्षत्रक शिला को गारा भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस कल्प के हैं? तो हिमालय पर्वत किस कल्प का है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, नवजीव कल्प में निर्मित हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है, पवनावर्ती या अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप अधिक संख्या में कहाँ पर मिलते हैं? तो पवनावर्ती या अनुदैर्घ्य ये कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? तो ये थार के रेगिस्तान के क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। पवन द्वारा बालू के निक्षेपण के फलस्वरूप अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो ज़्यादातर करके तो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो थार के रेगिस्तान में होता है, चूँकि ऑप्शन में आपको यही दिया है। इसके अलावा थार का मरुस्थल है, सहारा है, अरब मरुस्थल है, यहाँ पर भी ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी स्थलाकृति हिम अपरदन से संबंधित है? तो ऐसे सवालों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसे सवालों से आप बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे सवाल ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के सवालों पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्थलाकृति हिम अपरदन से संबंधित है, यानी कि हिम और उसमें भी अपरदन हो। तो ऐसी जो स्थलाकृति होती है उसको हम लोग कहते हैं यू आकार की घाटी। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपको और भी बन सकता है कि हिम अपरदन से कौन बनता है? तो यू आकार की घाटी बनती है। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि यू आकार की घाटी किससे बनती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिम अपरदन से। तो एक प्रश्न में बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, सिर्फ आप समझने का नज़रिया बनाए रखिए।
इसमें अगर आप व्याख्या में हम बता दें तो हिम अपरदन क्रिया के द्वारा इसमें खड़ी ढाल और सपाट तली वाली, ढाल इसकी खड़ी होती है, तली इसकी सपाट होती है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, बट मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ दे रहा हूँ। भू प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका हो जाएगा हैरी हेस ने। विकल्प संख्या यहाँ पर सी आपका सही होगा। अब आपको बता दें कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार विल्सन ने किया था। किसने किया था? विल्सन ने। और मॉर्गन ने सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने दिया था। यहाँ पर आपको 3 फैक्ट पता हो गए। पहला है कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो विल्सन ने किया। मॉर्गन ने क्या किया था कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया, प्लेट टेक्टोनिक का प्रयोग किया, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था हैरी हेस ने। क्वेश्चन नंबर 11 में है सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? तो ये सागर तल पर वायुदाब ये काफ़ी आसान सवाल है, आपने कक्षा 9-10 में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पर भी आपने जब एयर प्रेशर पढ़ा होगा या प्रेशर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता रहा होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 1013.25 मिली बार। सागर तल पर जो औसत वायुदाब होता है वो 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर पारे के समतुल्य या 1013.25 मिली बार होता है, और इसी को 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच या 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेमी के रूप में भी व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पृथ्वी तक परावैंगनिक किरणें नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वायुमंडल की निम्नलिखित परत उनका अवशोषण कर लेती है। कौन सी परत इनका अवशोषण करती है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ओजोन मंडल। विकल्प संख्या सी। अब धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच अगर देखा जाए तो ओजोन मंडल का यहाँ पर संकेंद्रण पाया जाता है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि ओजोन परत का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 22 किलोमीटर के बीच में। वैसे नॉर्मली 20 से लेकर के 35 तक होता है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई वाला ओजोन मंडल है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और इसी से शायद हमारी रक्षा भी हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में है मानसूनी प्रदेशों की स्थिति दोनों गोलार्धों में निम्नलिखित में से कौन से अक्षांशों के मध्य सही है? यहाँ पर आपको मानसूनी प्रदेशों की स्थिति दोनों गोलार्धों में बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, 15 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, चाहे वो उत्तरी होगा चाहे वो दक्षिणी होगा। अब मानसूनी जलवायु जो क्षेत्र है उसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 15 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। प्रमुख रूप से इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो हैं भारत पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में जो सीमित क्षेत्र है थोड़ा सा इसमें मध्य अमेरिका का भी आता है। अब इसको आप अगर मैप पर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर ये जब 15 से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र आप मैप पर अपने ड्रॉ कर लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में कम वायुदाब रहता है, इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, पृथ्वी की पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब आप जानते हैं कि जो भी एयर प्रेशर होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी कम या ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ में एयर प्रेशर से भी होता है। तो इन सभी दोनों रीजंस को मिला करके आप देखेंगे सूर्य के तापमान से भी कंट्रोल होता है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है विषुवतीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, इसका कारण क्या है? तो पूर्व से पश्चिम चलने के पीछे जो कारण है वो है कि इन क्षेत्रों में प्रचलित हवाओं का प्रभाव होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है।
अब ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट पे स्थित है, एक प्रवाल भित्ति है और यह विश्व की सबसे विस्तृत प्रवाल भित्ति है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम और अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अयनवर्ती भागों की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको कारण बताना है। तो क्या कारण इसके पीछे होता है? तो आंसर यहाँ पर सबसे पहले आप लगा लीजिए कि बी वाला होता है, अधिक वर्षा के कारण। अब देखिए, जैसे कहीं पर भी अगर आप सैलिनिटी की बात करते हैं, लवणता की बात करते हैं, तो वो बहुत सारे कारणों पर एक साथ निर्भर करता है। कहीं पर देखिए, जब वर्षा होता है यानी कि स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, तो वहाँ पर सैलिनिटी कम होना चाहिए। लेकिन अब इसी के उलट देखिए, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, मान लीजिए कि वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, पानी वहाँ से कहीं नहीं निकल पाता है, तो वहाँ पर लवणता ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा एग्जाम्पल आपको इक्वेटोरियल एरिया में देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो अधिक वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान और अधिक वाष्पीकरण के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी अयनवर्ती क्षेत्र की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। तो लवणता के पीछे बहुत सारे कारण एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। अगला है, अंध महासागर में नितल उच्चावच की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए, मध्य अटलांटिक कटक में। अब यहाँ पर देखिए कि मध्य अटलांटिक कटक जो है वो एस, अंग्रेजी का जो अक्षर एस होता है, एस की आकृति में उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक करीब 14,400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला सवाल है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा औसत तापक्रम 600 फीट की गहराई पर महासागरों में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब जो है आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 60.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला है, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सही सापेक्षिक स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? यानी कि चंद्र ग्रहण की कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा को नहीं प्राप्त होता और इसी की वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। अगला है, आंसर इसमें आप लगा लेंगे 20 में बी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सारगैसो सागर के संबंध में निम्न कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सारगैसो सागर से संबंधित कुछ कथनों के बारे में आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यह उत्तरी अंध महासागर का भाग है जहाँ शांत जल रहता है और सागरीय घास पाई जाती है। वास्तव में जो सारगैसो सागर है इसकी कोई स्थलीय बाउंड्री नहीं होती है। सारगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 to 40 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 35 to 75 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के मध्य स्थित है। इसका आप अक्षांश और देशांतर के हिसाब से आप देखेंगे मैप में तो आपको मिल जाएगा। यहाँ का जल स्थिर रहता है। सारगैसम घास की बहुलता के कारण ही इसको हम लोग सारगैसो सागर कहते हैं। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि उच्च तापमान यहाँ पाया जाता है, अधिक वाष्पीकरण होता है, फलस्वरूप यहाँ पर लवणता भी उच्च पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आंसर हो जाएगा आपका ए, चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक को मेरियाना गर्त भी कहते हैं, पहला चीज़ जान लीजिए। और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर होती है। इसके अलावा है टोंगा, पोर्टोरिको, रोमाशे, तो ये सारे अलग अलग गर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ यहाँ पर गहरा गर्त के लिए, गहरा गर्त से ही संबंधित है। सवाल आपका ये है कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ पाई जाती है, इसका जवाब आप हमको चाहे तो मैसेज के माध्यम से, चाहे हमको किसी अन्य माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। 23 में है, अधिकांश प्रलयकारी हरिकेन जिनके द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के तटीय देशों और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य में जान माल की क्षति होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या एक, कैरिबियन सागर में।
अब आप देखिए यहाँ पर कि हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और ये जो मुख्य तौर पे हैं 5 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं और महाद्वीप के तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवातों के 6 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रतिवर्ष 7 चक्रवात आते हैं और इनमें से आधे हरिकेन का अवधारण कर लेते हैं। इनमें से एक केप वर्डे द्वीप क्षेत्र में अगस्त और सितंबर में, दूसरा जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह के उत्तर और पूर्व में फ्लोरिडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट के दक्षिणी भागों में जून से अक्टूबर तक आते हैं और जो तीसरा होता है वो उत्तरी कैरिबियन सागर में मई से नवंबर तक आते हैं। फिर चौथा जो है वो दक्षिणी कैरिबियन सागर में जून से अक्टूबर तक, मैक्सिको की खाड़ी में जून से अक्टूबर तक हरिकेन आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन से यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर आप पहले लगा लीजिए कि यारडंग जो है वो हिमानी से नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं है। यार्डंग की रचना जो होती है कि जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टान को जल्दी से काट लेती है और काट करके उड़ा ले जाती है और इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों के अपरदित होकर उड़ जाने के कारण होने वाला जो क्षेत्र खाली हो जाता है वो खड़े रह जाते हैं। जो कठोर रहता है वो खड़ा रहता है और मुलायम जो है वो उड़ जाता है। तो इन शैलों के किनारे में पवन द्वारा कटाव होने से नालियां बन जाती हैं। इस तरह के स्थल रूप को ही हम यारडंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवातों में वायु के दक्षिणावर्ती प्रवाह का मुख्य कारण क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी, विक्षेप बल। सामान्य तौर पर चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ संकेंद्री समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। इसके चलते क्या होता है कि परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं। आकार की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर ये गोले होते हैं, अंडाकार होते हैं या तो फिर वी आकार के, अंग्रेजी का जो वी अक्षर होता है उसके रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है। तो निक्षेपण कार्य का परिणाम कौन सी नहीं है, तो वो होती है नदी वेदिकाएं। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला। अब इसकी भी व्याख्या देखिए कि नदी वेदिकाएं नदी की घाटी के दोनों ओर सोपनाकार वेदिकाएं मिलती हैं जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अपशिष्ट चिन्ह होती हैं और कभी कभी नदी की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम जो है वो सीढ़ी नुमा होता है और एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती चलती हैं। जैसे आप देखते हैं सीढ़ी होता है कुछ उसी तरह की। फिर नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के पुनर्युवन की परिचायक होती हैं। जलोढ़, पंख, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा नदी के निक्षेप के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है। क्षोभ सीमा के बारे में जो सही कथन है वो है आपका विकल्प संख्या डी। इससे शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान न्यूनतम और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। अगला है 28, रांची का पठार किसका उदाहरण है। तो रांची का पठार जो उदाहरण है वो है उत्थित पेनीप्लेन का, यानी कि इसमें उठाव हुआ है। अगला सवाल है 29, निम्नांकित बादलों में किससे ओला सामान्यतया संबंधित है। सामान्य तौर पर ओला किससे होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, कपासी वर्षा प्रकार के बादलों से। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नांकित स्थानीय पवनों में कौन अन्य तीन से अलग है। तो इसमें कौन अलग होती है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो होती है यह एक ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो कि भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग खास करके स्पेन में, फ्रांस में प्रभावित करती है
और मिस्ट्रल जो है वो सामान्य तौर पर 56 टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कभी कभी इनका जो स्पीड होता है वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलती हैं, और इन हवाओं से बचने के लिए इनके प्रवाह दिशा के समकोण पर बाग और झाड़ियां लगाई जाती हैं। इसके आगमन पर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। सिरको, अब उसके अलावा देखें तो सिरको जो है वो एक गर्म शुष्क रेत से भरी हवा है। ये सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली और स्पेन इत्यादि में जाती हैं। और अफ्रीका के कई स्थानीय नामों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं। फौन जो होता है वो पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को यूरोप में कोन और अमेरिका में चिनूक कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लिस्ट जो आपको देखने को मिल जाती है लगभग हर किताब में, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें तो उसको आप एक बार तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपको चारों कथन एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कूट पर चलते हैं। कूट पर जब चलेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो आपको कूट दिया गया है, आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए वाला 1 और 2 सही है, यानी कि 3 और 4 आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, अगलुहास। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्न में से कौन भौमिकीय चक्र का भाग है। तो भौमिकीय चक्र का भाग होता है कार्बन चक्र, आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जाता है। तो आंसर आपका बी सही होगा, सवाना क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। कथन और कारण के आधार पर आपको सही आंसर देना है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 36 में है, उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित होते हैं। कौन समाहित होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जीव संख्या, विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, जनसंख्या भूगोल में गतिशीलता प्रतिमान प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। तो जनसंख्या भूगोल में गतिशीलता प्रतिमान जो प्रस्तुत किया गया था वो थे डब्ल्यू जेलिंस्की द्वारा। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। 38 में है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप कथनों को पढ़ लीजिए। कथनों के पढ़ने के बाद आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो इसमें कूट की सहायता से आपको अपना आंसर देना है, और आंसर आपका जो होगा वो सही हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 2 और 4। 39 में है, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्यतः कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। जल वर्षा व्याख्या के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जल वर्षा के साथ अम्ल के अवपात को अम्ल वर्षा कहा जाता है, यानी कि जब वर्षा जल के साथ अम्ल आने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब वर्षा का जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा जल में विलयन हो जाता है, जिस कारण थोड़ा अम्लीय वो हो जाता है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान 5 होता है। 7.0 जो है वो तटस्थ जल कहा जाता है, और 7 से अगर कम पीएच मान है तो उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं। उसको हम लोग अम्लीय और अधिक होने पर इसको क्षारीय कहा जाता है। तो इस तरह से आप पीएच मान को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 40 में है, मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने किया था। तो ये किया था H.J. पल्योन ने किया था। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है, सुनहरे बाल और आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं किस प्रजाति के। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नार्डिक प्रजाति के, विकल्प संख्या सी।
अब देखा जाए तो विश्व की प्रमुख प्रजातियां मुख्य तौर पर 3 समूहों में पाई जाती हैं, काकिसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर काकिसाइड और इनकी उपप्रजाति नार्डिक के बाल का रंग हल्का सुनहरा से गहरे भूरे रंग का, बनावटी महीन से मध्यम आकार, हल्के से लहरदार घुंघराले और नेत्र के रंग गीले गहरे भूरे पार्श्विक नेत्र और पटल यदा कदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों में से किन में बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है। तो बहुपति किसमें किसमें पाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या सी, यानी कि जौनसारी और टोड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन चरवाहा जनजातियां हैं। तो चरवाहा जनजाति इसमें से कौन सी है, तो इसमें 2 और 3 यानी कि बुशमैन खिरीज और भसाई है या मसाई है। तो मसाई और खिरगीज जो हैं वो चरवाहा जनजाति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फजेंडा लिखा है, तो फजेंडा जो है वो किसी भी स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक प्रकार का कहवा का बागान होता है जो कि ब्राज़ील में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक कौन थे। तो ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक जो हैं वो हैं डब्ल्यू पेंक, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 46 में है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है इसका महाखंड इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, 2 सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकरा खंड यानी कि ब्लॉक क्या कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, इसको हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको सूची 1 और सूची 2 से मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए, आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता को मापने के लिए हम रिक्टर मापनी का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। अगला और इस अभ्यास सीरीज में हम लोग यहीं तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 तक। निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग्म परिकल्पना से संबंधित नहीं है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी वाला, जिसमें दिया है ज्वालामुखी धूल परिकल्पना, तापीय संकुचन सिद्धांत, कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना, ओजोन क्षीणता परिकल्पना, हिमयुग परिकल्पना से संबंधित है। जबकि ज्वालामुखी धूल परिकल्पना जो है वो हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ तक आप 50 क्वेश्चंस का हम लोगों ने आज अभ्यास सीरीज देखा है। अभी आपका वीडियोस नहीं आ रहा था रेगुलर, मुझे भी ये पता था, लेकिन एप्लीकेशन के अपडेशन में थोड़ा सा वक्त लगा है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग बहुत परेशान नहीं हुए और बहुत मुझे भी परेशान नहीं किए, तो इसलिए हम अब वीडियो अब कंटिन्यू आपका हो जाएगा। तो आज यहाँ पर 50 सवालों का आप अभ्यास करिए, उसके बाद हम लोग अगले सवाल में मिलेंगे अगले अभ्यास सीरीज में। कोई अगर आपको समस्या हो, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है, तो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।